तो देखिए बच्चों, आज हम लोग इम्पल्स पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इम्पल्स? तो इम्पल्स में बोलना है कि जब लार्ज फोर्स, कोई लार्ज फोर्स आके लगे, व्हेन लार्ज फोर्स इज अप्लाइड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, काफ़ी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में लगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। तब जाके उसका नाम क्या रख लेते हैं हम लोग? इम्पल्स रख लेते हैं। अब इसमें समझना है कि जैसे मान के चलिए कि ऐसे आप रोड पर चल रहे हैं सीधे और देख रहे हैं उधर, तब तक एक मोटरसाइकिल वाला आया और आपके पैर पे आगे चढ़ा के पार हो गया। तो जैसे ही पैर पर आपका मोटरसाइकिल चढ़ा तो उससे पहले आपके पैर पे फोर्स नहीं लग रहा था, अचानक से लगा लार्ज फोर्स और फिर से नहीं लग रहा है। तो जब बहुत छोटे से समय में लार्ज फोर्स अप्लाई हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं इम्पल्स। और इम्पल्स देखिए यही इसका डेफिनेशन भी है, लार्ज फोर्स अप्लाइड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। अब इम्पल्स से रिलेटेड चीज़ें क्या है, जैसे इसका ग्राफ अगर हम बात करें तो ग्राफ बनता है कि इधर रखना है फोर्स और इधर क्या रखना है? टाइम। अभी पैर फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, और अचानक से लगा, फिर फोर्स नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो ये जो हमारा एरिया जो होगा, ये जो हमारा पार्ट है, ये ग्राफ बना किसका? इम्पल्स का। फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, अचानक से फोर्स लगा, फिर फोर्स जीरो, फिर फोर्स जीरो, फिर फोर्स जीरो। तो छोटे समय में जब लार्ज फोर्स लग जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये ग्राफ जो हो गया इम्पल्स का ग्राफ हो गया। और भी बातें समझनी है, जैसे इसमें समझिए इम्पल्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू टाइम। फोर्स इंटू टाइम किसका फॉर्मूला होता है बाबू? इम्पल्स का। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ से फॉर्मूला फोर्स का हो जाता है आई बटा में टी। मतलब कि यहाँ से एक बात समझना है कि जब हम टाइम को बढ़ा देंगे तो फोर्स का वैल्यू कम, और टाइम को अगर घटा देंगे तो फोर्स का वैल्यू बढ़ जाएगा। इस फॉर्मूला से आप समझ सकते हैं फोर्स और टाइम रेसिप्रोकल हो गया, टाइम बढ़ाने से फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे जब जब हमको फोर्स कम करना होता है तब तब हम क्या करते हैं? टाइम को बढ़ा देते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर कोई आपके तरफ बॉल ऐसे फेंका काफ़ी हाई वेलोसिटी से, तो उस बॉल को आप कैच करने में ऐसे पीछे कैच करते हैं। पीछे जो कैच करने हैं तो टाइम बढ़ा रहे हैं। टाइम अगर बढ़ रहा है बाबू तो वो फोर्स का वैल्यू हाथ पे क्या लगेगा? कम लगेगा। तो जनरली हाथ को पीछे खींचा जाता है कैच करते समय, क्योंकि फोर्स कम हो जाएगा जब हम टाइम को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। आप लॉन्ग जंपर्स को देखिएगा कि लॉन्ग जंपर्स ऐसे दौड़ के आते हैं और ऐसे अचानक से ऐसे जंप लगाते हैं। तो जंप जहाँ पर लगाते हैं वहाँ पे बालू रखते हैं हम लोग, सैंड रखते हैं। बालू या सैंड पे क्या होता है कि पैर ऐसे धंसता है। पैर ऐसे धंसा तो पैर धंसने से क्या हुआ कि बालू उस पैर को अपने अंदर आने दिया, तो इससे टाइम बढ़ा और फोर्स का वैल्यू पैर पे क्या लगा? कम लगा। अगर आपको काफ़ी ऊंचे बिल्डिंग से नीचे कूदना है और नीचे बहुत बड़ा एरिया में ऐसे गद्दा ऐसे बिछा हुआ है, स्पॉन्जी सरफेस, तो आप उसको कूदिएगा, आपको चोट नहीं लगेगा। वही पत्थर पे गिरने पे चोट ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि पत्थर पैर को आगे जाने नहीं देगा, अचानक से रोक देगा, टाइम कम लगेगा रुकने में। अगर टाइम कम लगा रुकने में तो फोर्स का वैल्यू क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो यही आपको समझना है कि टाइम बढ़ाने से फोर्स का वैल्यू क्या होगा? कम हो जाएगा, और अगर टाइम घट गया तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसे एग्जाम्पल के तौर पे और समझिए, जैसे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, जैसे हेडफोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, टीवी हो गया, वो थर्मोकॉल में पैकिंग होता है। थर्मोकॉल में पैकिंग क्यों होता है? क्योंकि थर्मोकॉल होता है स्पॉन्जी सरफेस, और ट्रांसपोर्टेशन के दौरान अगर बाहर से कोई फोर्स लगा तो थर्मोकॉल ऐसे दबेगा, और थर्मोकॉल दबने से क्या होगा कि टाइम बढ़ जाएगा और फोर्स का इफेक्ट उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट तक आते आते जीरो हो जाएगा। तो इस बात को समझना है कि टाइम बढ़ाने से फोर्स का वैल्यू क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, कोई भी मूर्ति खरीदने जाइए या शीशा का कोई चीज़ खरीदने जाइए, वो पोरा में पुआल में बंद करके देगा। पोरा या पुआल भी स्पॉन्जी होता है, वो फोर्स का वैल्यू को क्या करेगा? कम करेगा। तो सब बहुत एग्जाम्पल ऐसा है जिसमें हम टाइम को घटा देंगे तो फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। टाइम को बढ़ा देंगे तो फोर्स का वैल्यू घट जाएगा। आप भी कुछ ऐसा अगर एग्जाम्पल है तो आप उसको कमेंट कर सकते हैं उस एग्जाम्पल को। तो फोर्स जनरली इम्पल्स क्या हो गया? तो लार्ज फोर्स अप्लाइड इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट इज़ कॉल्ड इम्पल्स। और टाइम ऐसे इस तरह समझना है। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ समझ सकते हैं यहाँ से कि इम्पल्स इज इक्वल टू है एफ इंटू टी। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है एम ए इंटू टी। ठीक है, अब इम्पल्स को लिख दिए आई, इसको लिख दिए एम। ए का वैल्यू, एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है वी माइनस यू बाई टी। ए का वैल्यू क्या होता है? वी माइनस यू बाई टी, और यहाँ पे भी क्या है? टी है। अब ये टी से ही टी कैंसिल हो गया,
तो I बराबर हो गया एम वी माइनस एम यू, जिससे हम कह सकते हैं कि इम्पल्स इज इक्वल टू होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन क्या होता है, मोमेंटम होता है। ठीक है, तो आपसे याद रखना है कि इम्पल्स कोई नया चीज़ नहीं है, चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं हम लोग, इम्पल्स बोलते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ तक समझनी थी, एग्जाम्पल भी आप समझ चुके होंगे। इसके बाद अगर मान के चलिए क्वेश्चन दिए कि एक बॉल है, अगर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे दिया कि यहाँ पे एक बॉल है और बॉल जो है यहाँ से ऐसे जा रहा है, सपोज़ करिए 12 मीटर पर सेकंड से, और ये 150 ग्राम का बॉल है, और ये जो है बॉल बैट से टकराया, और बैट से टकराने के बाद ये रिटर्न हुआ और इसका स्पीड था 20 मीटर पर सेकंड। अगर क्वेश्चन में दिया है कि टाइम ऑफ कांटेक्ट, क्वेश्चन में क्या दिया है कि टाइम ऑफ कांटेक्ट अगर 0.1 सेकंड का है, टाइम ऑफ कांटेक्ट कितना का है, 0.1 सेकंड का बैट और बॉल के बीच में, तो पूछा जा रहा है आपसे कि फाइंड द इम्पल्सिव फोर्स, फाइंड द इम्पल्सिव फोर्स, इम्पल्सिव फोर्स का वैल्यू बताना है। तो कैसे बता देंगे इम्पल्सिव फोर्स का वैल्यू बच्चों, देखो हम बताएंगे कि इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स का मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम एम वी माइनस यू, ठीक है। तो इम्पल्स मास कितना है, 0.15 kg, ठीक है, 150 ग्राम है ना, 150 ग्राम है तो 0.15 kg। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे v, तो ये वाला v मान लेते हैं, जो b से ये v है तो v, और इसके डायरेक्शन को क्या मान लिए, प्लस, तो ये वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा बाबू, माइनस हो जाएगा, और ये माइनस और वो माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा इम्पल्स इज इक्वल टू 0.15 और 20 प्लस 12 कितना, 32, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे तो 4.8 के आसपास आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 4.8 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, 4.8। अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं, इन लोगों को गुना करने के बाद 45 और इसको गुना करने के बाद रिज़ल्ट जो आएगा उसको देख लेते हैं, क्या गुना करने के बाद रिज़ल्ट आता है। जो भी रिज़ल्ट आएगा, तो यहाँ हमारा आंसर आ गया 4.8 न्यूटन, ठीक है। और इस जगह के बाद हम लोग अगर बात करें तो फोर्स का फॉर्मूला क्या है, तो फोर्स का फॉर्मूला है I बटा में T। तो फोर्स इज इक्वल टू I का वैल्यू कितना है, तो 4.8, और T का वैल्यू कितना है, T टाइम ऑफ कांटेक्ट 0.1, कट गया, तो फोर्स का वैल्यू आ गया 48 न्यूटन, हमारा आंसर आ गया। तो फोर्स का वैल्यू जो हमारा आया वो आया 48 न्यूटन, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा इम्पल्स था। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में। किस में बढ़ेंगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखा जाए बच्चों, आपको पता होगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अनुसार कहा जाता है कि जो एक्शन होता है वही किसके बराबर होता है, रिएक्शन के बराबर। तो आप हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अब देखिए इसमें न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है। इसमें कहा गया है, पहला पॉइंट इसमें यह बात बताना है, या यही लॉ है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि जो भी एक्शन होगा फोर्स में, उसका रिएक्शन जैसे क्या होगा, उसके विपरीत होगा। जैसे कि अगर आप किसी दीवार को धक्का दिए हैं 10 न्यूटन से, तो दीवार भी आपको इधर की तरफ 10 न्यूटन से धक्का देगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। इसके बाद है अगला, दूसरा पॉइंट हम लोग बोलेंगे कि देयर इज़ नो टाइम लैग। अगला पॉइंट होगा कि देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। देयर इज़ नो टाइम लैग बिटवीन एक्शन एंड रिएक्शन। एक्शन और रिएक्शन में कोई समय अंतराल नहीं होगा। जैसे ऐसे नहीं कि आप इस दीवार को धक्का दिए कि अभी धक्का दे देते हैं और पता चला कि 1 घंटा के बाद दीवार आपको धक्का दे रहा है,
आप दूसरी जगह जा रहे हैं तब दीवार धक्का दिया कि उस समय आप धक्का दिए थे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अभी अगर आप 10 न्यूटन का फोर्स लगाए हैं तो ठीक अभी ही आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, बाद में कुछ नहीं लगेगा। जिस समय आप एक्शन करिएगा उसी समय रिएक्शन मिलेगा। समझ में आ गया? इसके बाद है तीसरा, कुछ बाद के लिए बचा के नहीं रखता है। तीसरा है कि एक्शन एंड रिएक्शन, मतलब नेचर जो होगा एक्शन एंड रिएक्शन का क्या होगा, सेम होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि नेचर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन, नेचर ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन मस्ट बी सेम। मस्ट बी सेम मतलब हो गया कि देखिए एक्शन एंड रिएक्शन लगाते कैसे हैं। अगर आप कहीं किसी चीज़ को पुश कर रहे हैं, दीवार को आप धक्का दीजिएगा तो दीवार भी आपको धक्का देगा, यानी पुश एक्शन है तो रिएक्शन भी कैसा होगा, पुश होगा। और अगर आप किसी को खींचे हैं तो भी आपको अपने तरफ खींचेगा, यानी कि एक्शन अगर आप पुल किए हैं तो रिएक्शन भी कैसा होगा, पुल ही होगा। तो एक्शन अगर पुश है तो रिएक्शन भी पुश, एक्शन अगर पुल है तो रिएक्शन भी क्या, पुल। ये नहीं है कि आप किसी को पुश किए और यहाँ से आप किसी को पुल किए और वो आपको पुश कर दिया, तो दिक्कत हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, तीनों पॉइंट अच्छे से समझ लीजिए। एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन हैड इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, और आपको कोई टाइम लैग नहीं होगा, एक्शन और रिएक्शन में कोई टाइम लैग नहीं होगा। और यहाँ पे समझना है कि नेचर जो एक्शन एंड रिएक्शन का होगा वो कैसा होगा, सेम होगा। अगर आप पुश एक्शन किए हैं रिएक्शन पुश होगा, पुल एक्शन किए हैं तो रिएक्शन भी कैसा होगा, पुल होगा। इस बात को अच्छे से आपको समझना है बच्चों। अब इसके बाद देखो, इसके बाद एक छोटा सवाल है, उसका आप जवाब दीजिएगा। जैसे देखिए, अगर कोई गाड़ी है ऐसे, अगर एक सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर सपोज़ करो कि कोई गाड़ी ऐसे है, ठीक है, ऐसा गाड़ी है, ठीक है, और यहाँ पर कोई आदमी इसको क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है, इसको धक्का दे रहा है। अब जैसे धक्का देगा, मान लो गाड़ी को धक्का दिया 100 न्यूटन से, कितना से धक्का दिया गाड़ी को, 100 न्यूटन। तो एक्शन अगर 100 का है तो गाड़ी इस आदमी को कितना धक्का देगा, तो 100 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन आदमी ने गाड़ी पे लगाया और एक्शन किया तो गाड़ी भी आदमी पे कितना लगाएगा, 100 न्यूटन। तो इसके अनुसार नेट फोर्स कितना हो गया यहाँ, तो बोलेंगे कि यहाँ नेट फोर्स तो 0 दिख रहा है, ये 100 और ये 100 आपस में कट जाएगा, और कट जाने के बाद बताइए क्या होगा। तो कट जाने के बाद कोई फोर्स ही नहीं है, कोई एक्शन ही नहीं हो, कोई मूवमेंट ही नहीं होगा। तो कार जो शुरू में रेस्ट में था वो कार बाद में भी किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। ठीक है, ध्यान समझिएगा सवाल को। इस आदमी ने कार को धक्का दिया कितना से, 100 से। कार ने इस आदमी को पीछे धक्का दिया कितना से, 100 से। तो ये 100 और ये 100 आपस में क्या होगा, कैंसिल। तो कार जो रेस्ट में था वो रेस्ट में रहना चाहिए। लेकिन जनरली हम देखते हैं कि आदमी जब कार को धक्का देता है तो कार रेस्ट में नहीं रहता है, कार मोशन में आ जाता है। तो आप बताइए कि इस सिचुएशन के बाद भी कैसे मोशन में आएगा, तो बैलेंस होकर कट गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछ के आपको उलझाया जा सकता है। आप उसमें उलझिए नहीं, आप सीधे सीधे बताइए कि ये 100 न्यूटन कार पे लग रहा है और ये 100 न्यूटन ऐसा आदमी पे लग रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि एक्शन और रिएक्शन तभी हम कैलकुलेट करेंगे जब वो एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पर हो। दो डिफरेंट बॉडी पर होगा तो हम उस एक्शन रिएक्शन को कैलकुलेट नहीं करेंगे। ठीक, ये वही बात हो गया कि हम उस कुर्सी, उधर कुर्सी रखा हुआ है, उस पर 100 न्यूटन का फोर्स लगाएं और हम पूछे कि टेबल कितना चलेगा। ये तो एकदम गलत बात हो गया। हम उस टेबल पे फोर्स लगा रहे हैं, कुर्सी पे फोर्स लगा रहे हैं, तो कुर्सी के मोशन को कंसिडर करना है। अगर हम कुर्सी पे फोर्स लगा के टेबल के मोशन के बारे में पूछें तो ये तो बेकार सवाल हो गया। ठीक यही बात यहाँ हो रहा है। ये 100 न्यूटन किस पे लग रहा है, कार पे, और कार इस आदमी पे कितना लगा रहा है, 100 न्यूटन। ये दोनों कभी कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये 100 दूसरे बॉडी पर है और ये 100 किसी दूसरे बॉडी पर है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, तो बोलना है कि आदमी पीछे 100 न्यूटन लगेगा। अब आदमी को पीछे जाना चाहिए था, लेकिन आदमी क्या करता है कि पैर से पीछे ज़मीन को पुश करता है। तो पीछे कितना ज़मीन को पुश किया, 100 न्यूटन। तो ज़मीन को कितना पुश किया, 100 न्यूटन। तो ये 100 न्यूटन किस पे है, तो मैन जो है वो अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर, ग्राउंड के ऊपर। ये 100 न्यूटन कौन है, तो ये जो ग्राउंड है वो मैन के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ये 100 न्यूटन। ये वाला 100 न्यूटन कौन है, तो ये 100 न्यूटन जो आ रहा है ये लगा रहा है कार मैन पे। अब देखिए
ज़मीन को 100 से पीछे धक्का दिया, ज़मीन तो पीछे जाएगा नहीं, 100 न्यूटन में ज़मीन पीछे नहीं चल जाएगा। आदमी पर कितना फोर्स लगा, तो आदमी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा 100 न्यूटन ज़मीन के द्वारा, और ये कार इस पर लगा रहा 100 न्यूटन, तो इस आदमी पर कितना फोर्स लग रहा है, तो 100 न्यूटन ज़मीन वाला और 100 न्यूटन कार वाला दोनों कैंसिल हो गया, आदमी पर फोर्स नहीं लग रहा है, बैलेंस कर लिया वो। लेकिन कार पर टोटल कितना फोर्स लगा 100 न्यूटन, ज़मीन पे कितना फोर्स लगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन में ज़मीन पीछे गया नहीं, इस कार को आगे की ओर जाना पड़ा। तो हम बोलेंगे कि एक्शन ऑन रिएक्शन तभी कैलकुलेट होता है जब वो सेम बॉडी पर हो, दो डिफरेंट बॉडी पे अप्लाई करने पे ये काम नहीं करता है। तो ये हो गया हमारा थर्ड लॉ। थर्ड लॉ क्या कहता है, एवरी एक्शन हैज़ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई समय अंतराल नहीं होगा एक्शन रिएक्शन में, और नेचर एक्शन रिएक्शन का क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये चौथा पॉइंट आप याद रखिएगा कि एक्शन और रिएक्शन का कैलकुलेशन तभी करेंगे, दोनों को कट करेंगे, जब दोनों एक ही बॉडी पर होगा। ये चार बात इसमें अच्छे से ध्यान में रखना है। कुछ एग्जाम्पल होता है, जैसे स्विमर है, स्विमर में जैसे माइकल फिलिप्स बहुत सारा गोल्ड मेडल जीतता है, वो उससे पूछा गया कैसे जीतते हैं, तो बोलता है कि प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस क्या है, वो बहुत तेज़ी से पानी को पीछे की ओर धक्का देता है, और जितना तेज़ी से पानी को पीछे धक्का देगा, एक्शन करेगा, रिएक्शन उतना ही आगे तेज़ी से मिलेगा। रॉकेट जब आसमान में जा रहा है तो वो फ्यूल नीचे की तरफ, उसमें थ्रस्ट जो है नीचे की तरफ एक्शन करता है, रिएक्शन में वो ऊपर की तरफ मूवमेंट करता है। तो जहाँ भी एक्शन होगा रिएक्शन, जैसे होस पाइप, जैसे जो आग बुझाने वाले लोग रहते हैं उनका पाइप बहुत मोटा होता है और काफ़ी तेज़ी से वहाँ से पानी जो है बाहर की ओर निकलता है, तो उसको पकड़ने के लिए प्रॉपर हैंडल दिया रहता है। उस हैंडल को पकड़ के 3-4 लोग खड़े रहते हैं कि एक्शन हो तो रिएक्शन को मेंटेन रख सके, हम लोग बैलेंस कर सकें। समझ में आ गया होगा बात। तो ये हमारा क्या है बच्चों, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। इस बात को ध्यान में रखना है, चारों बातों को। अब हम लोग का अगला जो है वो है बच्चों वेट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेट। वेट में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि वेट होता क्या है, तो व्हाट डू यू मीन बाय वेट, इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो बच्चों वेट क्या है, तो वेट एक तरह का फोर्स है। वेट एक तरह का क्या है, फोर्स है। एक्सपीरियंस कौन करता है, ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस करता है वेट को, किस रूप में, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट होना जरूरी है वेट के लिए, कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो वेट नहीं होगा। तो कैसे एक्ट होता है कॉन्टैक्ट फोर्स, और इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन, नॉट एक्शन, इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे बोलेंगे वेट एक तरह का क्या है, फोर्स है। पहला बात, अगर ये फोर्स है तो ऐसा यूनिट वेट का क्या होगा, अगर ये फोर्स है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो इसका ऐसा यूनिट हम लोग मानते हैं, फोर्स के वजह से क्या मानते हैं, न्यूटन है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। दूसरा बात है, ये किस फॉर्म में लगता है, कॉन्टैक्ट फोर्स के रूप में, और यहाँ पे रिएक्शन के फॉर्म में। ऑब्जेक्ट एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स एक्सपीरियंस बाय एन ऑब्जेक्ट एज ए कॉन्टैक्ट फोर्स इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन, ऐसा यूनिट क्या है बच्चों, इसका न्यूटन है। ठीक है। अब इसमें दो तरह का वेट होता है, एक वेट को बोलते हैं ट्रू वेट, एक वेट को क्या बोलते हैं बच्चों, ट्रू वेट, और एक वेट को हम लोग बोलते हैं फॉल्स वेट। एक वेट को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स वेट। एक होता है ट्रू वेट और एक होता है फॉल्स वेट। अब ये ट्रू वेट और फॉल्स वेट का कहानी क्या है उसको समझिए। अगर बॉडी रेस्ट में है, अगर बॉडी क्या है, रेस्ट में है, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से ये ऊपर या नीचे की तरफ जा रहा है, दाएं बाएं जा रहा है, बॉडी रेस्ट में है, या कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर नीचे दाएं बाएं अगर चल रहा है, तो उसके वेट को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। उसके वेट को क्या बोलते हैं, ट्रू वेट बोलते हैं। लेकिन यही अगर बॉडी किस में रहे, मोशन में रहे, मोशन में, और इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो, इसके पास कुछ ना कुछ क्या हो, एक्सेलरेशन हो, तो हम वो इसको बोलेंगे एक्सेलरेशन ऊपर नीचे डायरेक्शन में। अगर बॉडी किस में है, मोशन में, और एक्सेलरेशन में हो ऊपर नीचे डायरेक्शन में, तो यहाँ जो वेट जो आएगा वो कौन सा वेट आएगा बाबू, फॉल्स वेट आएगा। इसको समझिए अच्छे से। और यहाँ पे अगर हम बात करें, जैसे मान के चलो डिफरेंट केस लेते हैं। हम लेते हैं केस वन। केस वन हम लिए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे है, लिफ्ट में है। कहाँ पर है ऑब्जेक्ट, लिफ्ट में है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा काफ़ी अच्छे से। लिफ्ट में है और ये वेइंग मशीन पे यहाँ पे खड़ा है। सपोज़ करो कि आदमी जो है वो एक आदमी यहाँ पर ऐसे खड़ा है और यहाँ पे वेइंग मशीन है। ठीक है, वेइंग मशीन जो वेट बताएगा। और लिफ्ट अभी किस में है, तो बोलेंगे लिफ्ट अभी किस में है, रेस्ट में है। लिफ्ट किस में अभी, तो बोलेंगे लिफ्ट अभी किस में है, रेस्ट में है। अब अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो इसमें नीचे की तरफ फोर्स कौन लगाएगा, तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, उसका नाम क्या है बाबू, mg।
और ये ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसका नाम क्या है, रिएक्शन। जैसे ये सरफेस ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है जिसका नाम है रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स, और नीचे जो फोर्स लग रहा है mg, ये है एक्शन। नीचे धरती खींची और सरफेस ने फोर्स लगाया, बॉडी अपनी जगह पे क्या है, मेंटेन है। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, अगर हम यहाँ पे लिखें कि फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, तो सेकेंड लॉ के अनुसार F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, F बराबर ma। तो फोर्स यहाँ पर नेट फोर्स क्या लग रहा है, तो ऊपर की तरफ r, नीचे की तरफ mg। आप जिसको मन उसको प्लस ले लीजिए, जिसको मन उसको माइनस ले लीजिए। मान लीजिए इसको हम प्लस लेते हैं तो ये mg, अगर नीचे वाला प्लस है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, माइनस। तो mg माइनस r यहाँ पे फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स किसके बराबर होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। दिस इज़ F, mg माइनस r फोर्स है, और यहाँ मास इनटू एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखिए आप, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो एक्सेलरेशन नहीं है तो क्या होगा, mg माइनस r इज इक्वल टू 0, क्योंकि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। अब यहाँ बोलेंगे mg इज इक्वल टू क्या, r, तो r किसके बराबर हो गया, mg, और यही रिएक्शन क्या कहलाता है, वेट। और इस वेट को हम बोलते हैं बाबू, दिस वेट इज़ कॉल्ड ट्रू वेट। इसका नाम पड़ता है दिस इज़ ट्रू वेट। समझ में आ गया इतना बात, दिस इज़ ट्रू वेट। अब इसके बाद आते हैं फॉल्स वेट के बारे में कि फॉल्स वेट क्या होता है, और एक और सिचुएशन हम लोग पढ़ेंगे जिसका नाम होता है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस क्या होता है भाई, तो वेटलेसनेस कहने का मतलब है कि उस समय बॉडी में वेट एक्सपीरियंस होता ही नहीं है, बॉडी का टोटल वेट क्या कंसीडर किया जाता है, 0 कंसीडर किया जाता है। देखिए अब यहाँ के बाद अगर सपोज करिए केस 2, अगर हम यहाँ लिख दे रहे हैं केस 2, और केस 2 में लिखें कि इस जगह पे सपोज करिए कि लिफ्ट है, और यहाँ पे वो इंसान खड़ा है यहाँ पर, और ये यहाँ पे ऐसे खड़ा है, ठीक है, और यहाँ विंग मशीन है जो वेट बताता है। अब ये लिफ्ट मान लो ऊपर के डायरेक्शन में चल रहा है, लिफ्ट कहाँ चल रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में, कुछ एक्सेलरेशन के साथ चल रहा है, ये लिफ्ट ऊपर की तरफ चल रहा है। तो हम बोलेंगे यहाँ क्या बोलेंगे कि नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसका नाम है mg, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसका नाम क्या है mg, और ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है रिएक्शन, इसका नाम क्या है r, रिएक्शन फोर्स। बॉडी अपने जगह पर है, और ये जो है एक्सेलरेशन पूरा लिफ्ट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या लिखेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ से लिखेंगे F बराबर ma। न्यूटन सेकंड लॉ से क्या लिखेंगे, F बराबर ma। फोर्स यहाँ पे क्या लग रहा है, तो यहाँ पे सावधान हो जाना है, यहाँ पर जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर का फोर्स को लेना है प्लस, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर का फोर्स को क्या लेना है प्लस, और उसके अपोजिट वाले को क्या लेना है माइनस। तो एक्सेलरेशन ऊपर है तो r को लेंगे प्लस, यानी फोर्स यहाँ लग रहा है r, और r के विपरीत है mg, तो r माइनस mg। यहाँ बच्चों r को प्लस ही रखना है क्योंकि एक्सेलरेशन r के तरफ ही है, तो r माइनस mg इस पर नेट फोर्स हो गया, और नेट फोर्स बराबर क्या हो गया, m इंटू ए। तो r बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ तो एक्सेलरेशन 0 नहीं है, तो हो जाएगा mg प्लस ma। तो यहाँ देखिए mg क्या था, ट्रू वेट, और mg के साथ यहाँ क्या आ गया ma, यानी ट्रू वेट में कुछ ऐड हो रहा है, क्योंकि मास भी पॉजिटिव, एक्सेलरेशन भी कुछ ना कुछ होगा ही पॉजिटिव। तो हम बोलेंगे कि इस जगह पे r बराबर mg में कुछ ऐड हो रहा है, यानी हम बोलेंगे कि वेट जो है वो कैसा वेट है, फॉल्स वेट है। वेट यहाँ पे कैसा है, फॉल्स वेट है, और जो फॉल्स वेट है वो वेट क्या हो जा रहा है, तो बोलेंगे वेट जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है, वेट क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। अब अगर हम अगला बात करें, केस नंबर 3 का हम बात करें, अगर हम केस नंबर 3, तो केस नंबर 3 में देखिए, मान के चलिए कि जो लिफ्ट है ये तो है ही यहाँ, ये विंग मशीन, और यहाँ पे इंसान खड़ा है, और एक्सेलरेशन नीचे के डायरेक्शन में हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है। तो नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, तो mg, ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, r, नीचे की तरफ फोर्स कितना लग रहा है mg, ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है r। और हम यहाँ देख सकते हैं कि एक्सेलरेशन नीचे है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से F बराबर क्या होगा, ma। फोर्स कौन कौन सा लग रहा है, तो इस बार mg को प्लस लेंगे क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, और यहाँ r को निगेटिव लेंगे क्योंकि इसके विपरीत है, और एक्सेलरेशन 0 तो है नहीं, कुछ ना कुछ है एक्सेलरेशन। तो यहाँ से हो जाएगा r बराबर mg माइनस ma, r बराबर क्या हो जाएगा, mg माइनस ma। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो वेट होता है mg क्या होता है हमारा, ट्रू वेट होता है, mg क्या होता है, ट्रू वेट। यहाँ mg में से कुछ घट रहा है, यानी कि यहाँ का जो वेट आ रहा है, यहाँ का जो वेट आ रहा है वो वेट जो आ रहा है किस तरह का वेट आ रहा है, फॉल्स वेट आ रहा है।
किस तरह का वेट आ रहा है बच्चों, फॉल्स वेट, और ये जो वेट है वो क्या हो जा रहा है, डिक्रीज हो जा रहा है। इस चीज़ को आप एक्सपीरियंस भी करिएगा। जब आप लिफ्ट में जाइएगा और नीचे अचानक से लिफ्ट जाएगा तो थोड़ा सा आपको लगेगा वेटलेस जैसा महसूस होगा, लगेगा भार कम हो रहा है। क्या मेरी गो राउंड जो झूला होता है, जब आप ऊपर जा रहे होते हैं तो आपका वेट बढ़ रहा होता है, तो उस समय उतना पता नहीं चलता है, लेकिन अचानक से जब नीचे आइएगा तो वो फीलिंग्स जो होता है दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन इन वर्ड्स। आप उस फीलिंग को लिए होंगे। जब आप नीचे आइएगा तो नीचे एक्सेलेरेशन के साथ नीचे आते हैं, और नीचे आने में वेट क्या हो जाता है बच्चों, डिक्रीज हो जाता है। ये बात आपको अच्छे से समझना है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारा एक और केस बन जा रहा है जिसका नाम है वेटलेसनेस। अगर वेटलेसनेस का केस क्या है, मान लो केस नंबर 4 हम बात करें कि यहाँ पर लिफ्ट का जो रस्सी है और ये रस्सी ही टूट जाए, तो रस्सी टूट जाएगा तो ए का वैल्यू हो जाएगा जी के बराबर। ए का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, जी के बराबर। अब ये अगर जी के बराबर हो गया और यहाँ पे जो इंसान खड़ा है तो हम बोलेंगे कि नीचे की तरफ क्या कौन सा फोर्स लगता है, एम जी, और ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगता है, तो बोलेंगे आर। नीचे की तरफ एम जी, ऊपर की तरफ आर। तो यहाँ पर क्या होगा, तो बोलेंगे एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। एफ बराबर क्या होता है, एम इंटू ए। कितना फोर्स यहाँ लग रहा है, तो नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन है ना, ये एक्सेलेरेशन किसके तरफ है, नीचे, तो क्या बोलेंगे एम जी। ऊपर की तरफ आर बराबर कितना, एम जी, क्योंकि ए का वैल्यू किसके बराबर हो चुका है, जी के बराबर। तो आर बराबर क्या होगा, तो आर बराबर हो जाएगा एम जी माइनस एम जी बराबर क्या, ज़ीरो। रिएक्शन जीरो, रिएक्शन जीरो, और रिएक्शन ही क्या होता है, वेट। डेफिनेशन में बताए थे हम, रिएक्शन ही क्या होता है, वेट। और जीरो का मतलब है क्या फील होगा, तो इस जगह पे जो फील होगा उसका नाम है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस फील होगा, मतलब वेट जीरो एक्सपीरियंस होगा। तो आज ये वेट से रिलेटेड आप सवाल को समझे। मेरा क्या कहना है कि इम्पल्स से आप हम शुरू किए थे वीडियो को। इम्पल्स का मतलब हो गया लार्ज फोर्स अप्लाई हो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको इम्पल्स बोलते हैं। लार्ज फोर्स अप्लाइड हो शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में तो उसका बोलते हैं इम्पल्स। इम्पल्स का फॉर्मूला होता है, आपको बताया गया क्या, एफ इंटू टी, और एग्जाम्पल बताए हैं, फिर आपको न्यूटन्स थर्ड लॉ बताए, और फिर आपको आज क्या बताया, वेट बताए। तो ये हम लोग का वीडियो आज यहीं पे समाप्त हो रहा है। इन टॉपिक्स के साथ आज वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। अगले टॉपिक में बच्चों हम आपके लिए लाएंगे टेंशन फोर्स और इंक्लाइन प्लेन पे लगने वाले फोर्स। तो लेक्चर नंबर 3 में वो सब आया होगा, ये 2 इतना ही होगा आज।